हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल और हम आज आ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 7 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में स्टडी किया, देन हमने इम्पल्स के बारे में बात किया, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने देखा कि एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और इम्पल्स में हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का इफेक्ट कितना पड़ता है। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आज उसी मोमेंटम पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन पर। ओके, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। मीन्स नेचर में कैसी है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम का मतलब जिसके अंदर दो से ज्यादा पार्टिकल या दो पार्टिकल कम से कम इकट्ठे हो, ठीक है ना। एक सिंगल पार्टिकल नहीं, कितना चाहिए अपनों को? सिस्टम जब भी हम डिस्कस करते हैं सिस्टम के बारे में, तो कम से कम दो पार्टिकल उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी हम दो पार्टिकल के सिस्टम की डिस्कस करते हैं ए और बी पर, ठीक है ना, तो इस समय जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं वो अगर जीरो हो जाए, इट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। किसी सिस्टम पर अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू हमने पढ़ा है dp डिवाइडेड बाय dt, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बट हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो फोर्स F आप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, वो तो कितना है? जीरो है। सो नेट मोमेंटम dp डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू जीरो, देन p इज इक्वल टू जीरो, सो p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, फॉर वन पार्टिकल अगर आप उस पे आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, सो उसका नेट मोमेंटम कैसा है? p इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आपके पास दो पार्टिकल है, तो p1 का प्लस p2 से करेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? जीरो, या p1 प्लस p2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमेशा आपको ये कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो जब जब हम किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में उस सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। ए और बी आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो नेट मोमेंटम हमेशा आपको एक कांस्टेंट नंबर ही मिलने वाला है। चलिए इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपके पास ये कार है ना, अब ये यहां से m इसका मास है, और ये कार हमारी यहां से ट्रेवल करके जा रही है, स्पीड है इसका u। m मास वाली कार u स्पीड से यहां से ट्रेवल करते हुए जा रही है, इसका मास m1 ले लिया, इसका स्पीड u1 ले लिया। एक अनदर कार आपके पास है जिसका मास हमारे पास m2 है, और इसकी स्पीड कितनी है? u2। ओके, और यहाँ पर u1 लार्जर है किससे? u2 से। u1 स्पीड अगर ज्यादा होगी u2 से, तो कुछ समय बाद जाकर ये इसको टक्कर मारेगी, है ना। तो पहले हम कार फर्स्ट की बात करें, तो कार फर्स्ट का जो मोमेंटम है वो हमें कितना मिल रहा है? यहाँ पर वो हमें मिलता है मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड कार का जो मोमेंटम हमको मिल रहा है, वो मोमेंटम हमें मिल रहा है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड का। नेट मोमेंटम की बात करें तो नेट मोमेंटम इन दोनों का सम कर लेते हैं। नेट मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड। अब स्पीड इस कार की ज्यादा थी इस कार की कंपैरिजन में, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये इसको टक्कर मारेगी, हिट करेगी इसे। तो हिट करने के बाद m1 की स्पीड बदल जाएगी, m1 की स्पीड v1 हो जाती है और m2 कार की स्पीड
फाइनल v2 हो जाती है, क्योंकि टक्कर मारेगी ये पहली कार आगे वाली को, तो उसकी स्पीड ये ले लेगी और अपनी स्पीड उसको दे देगी। इनमें स्पीड का क्या हो गया, एक्सचेंज। तो पहली कार का मोमेंटम m1 इंटू v1 हो गया और दूसरी कार का मोमेंटम m2 इंटू v2 हो जाता है। अब देखिए टक्कर के पहले का जो मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग वही मोमेंटम टक्कर के बाद भी आप लोगों को मिलना है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू ये होगा m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने के पहले का मोमेंटम इक्वल होगा टकराने के बाद की मोमेंटम के। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नेट मोमेंटम है इस पूरे सिस्टम का, वो नेट मोमेंटम हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आपको गिवन करने वाला है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, इस पर बेस्ड हम एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम पता करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के बारे में। सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को देखते हैं। देखिए, ये गन है अपने पास, ओके, और इस गन से हम बुलेट को फायर करते हैं। जब बुलेट को यहां से फायर करते हैं तो बुलेट ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बुलेट का मास m है और बुलेट की स्पीड कितनी है, v1 ले लेते हैं हम। गन का जो नेट मास है वो हमारे पास कैपिटल M है और इसकी स्पीड कितनी है, v है। क्योंकि जब भी गन से बुलेट को फायर करेंगे आप, तो बुलेट कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हर एक्शन का उल्टा क्या होना है, रिएक्शन होने वाला है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है। देखिए, कुछ काफी हद तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ के सिमिलर है। और यहां पर जब बुलेट एक्शन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रिएक्शन गन पर किधर मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का जो नेट मोमेंटम बुलेट को फायर करने से पहले था, वही मोमेंटम कहां होगा, बुलेट को फायर करने के बाद। अब आपके पास दोनों के गन का मास कितना है, कैपिटल M, और स्मॉल मास किसका है, ये बुलेट का मास है ना। गन का स्पीड हमने कैपिटल V लिया है, तो बुलेट का मास हमने क्या ले लिया है, यहां पर स्मॉल v। अब आप देखो, टक्कर के पहले की मोमेंटम इक्वल होगी टक्कर के बाद की मोमेंटम के। सो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बिफोर कॉलिजन का मोमेंटम कितना, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनकी इनिशियल स्पीड कितनी है, दोनों की जीरो है। तो इनिशियल स्पीड इनकी जीरो होने से इनका टक्कर के पहले का नेट मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। टक्कर के बाद का मोमेंटम, तो वो हमको प्लस करना पड़ेगा। मोमेंटम ऑफ गन, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो इसका मास बुलेट का इनटू बुलेट की स्पीड। ओके, तो इसको उठा के इधर लाओ, ये हमको मिलेगा माइनस mv इक्वल टू m इंटू v। सो कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस m यहाँ, सो m डिवाइड बाय कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, यहाँ जो v आपको दिखाई दे रहा है, यह है हमारा रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब गन से जब हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो बुलेट हमारा फॉरवर्ड जा रहा है और उसके रिएक्शन की वजह से गन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आता है उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, यही सेम केस हमको बॉम्ब के अंदर भी मिलता है। ये 50 kg का आपका कोई एक बॉम्ब है ना, इसका इनिशियल मोमेंटम जो भी है जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो। जब ये ब्लास्ट होता है तो ये दो फ्रेगमेंट में टूटता है ना, तो दोनों फ्रेगमेंट क्या हो गए हमारे, अलग अलग, और दोनों की स्पीड डिफरेंट हो गई। ओके, तो यहां पर भी क्या लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम, मतलब बॉम्ब का जो मोमेंटम ब्लास्ट के पहले था वही मोमेंटम हमको बाद में भी मिलेगा। मतलब बाद वाले जो मोमेंटम है उसका जब हम नेट सम निकालेंगे तो वो नेट सम आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो ये कॉलिजन के बाद का मोमेंटम, इसका नेट सम कितना है, 0, क्योंकि टक्कर के पहले का भी नेट सम कितना था, 0 था। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो इसी के बेसिस पर आज इसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ शेल ऑफ 40 kg, एक शेल है आपके पास कितना, 40 किलोग्राम का, मूविंग एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मास हमारे पास है शेल का 50 किलोग्राम और मूव कर रहा है, वो स्पीड है उसकी 50 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट एक्सप्लोड, जब वो एक्सप्लोड होता है, द फ्रेगमेंट ऑफ 25 kg स्टॉप्स वेयर एज अदर फ्रेगमेंट इज फ्लाइज ऑफ, है ना। अब 50 किलो का एक ऑब्जेक्ट था, ब्रेक होता है, 2 पार्ट बनाता है, एक पार्ट 25 kg का है, ओके, और वो कुछ दूर चलने के बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। वेयर एज अदर फ्रेगमेंट इज फ्लाइज ऑफ, और वो चल रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेगमेंट, तो आपको सेकंड फ्रेगमेंट की स्पीड फाइंड करनी है। चलिए तो यहां पर ये जो हमारे पास स्पीड था कोलिजन के पहले वो कितना है, 50, भाई एक ही शेल था 40 kg का, 50 kg कहां से है, सॉरी यहां पर मास है 40 kg, 40 किलोग्राम, 50 वहां से मैंने लिख दिया इसको, 40 kg का शेल था, ओके, और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था। अब इसका एक फ्रेगमेंट कितना हो गया, 25, ठीक है, वो रुक चुका है। और दूसरा फ्रेगमेंट कितना होगा, अगर हमारे दोनों फ्रेगमेंट यहाँ पर है, एक m1 है दूसरा m2 है, तो इन दोनों का सम कितना, 40। अगर एक 25 का है तो दूसरा फ्रेगमेंट कितना, 40, सो m2 इज इक्वल टू 40 माइनस 15, 25 इक्वल टू 15 किलोग्राम। दूसरे फ्रेगमेंट का मास कितना आ गया, 15 किलोग्राम। अब 25 kg वाला क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। 25 kg वाला कौन था, m1, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, v1 इक्वल टू वो हो जाती है 0। तो आपको जो 15 kg का है उसकी स्पीड v2 यहां से फाइंड करनी है। तो लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर। सो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम m इंटू यू और आफ्टर कोलिजन का m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ मास से 40, स्पीड है इसका कितना, 50, मास 40 स्पीड 50, टक्कर के पहले का। 2 फ्रेगमेंट बने, तो एक फ्रेगमेंट 25 kg का है, ये तो रुक जाएगा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा इनमें, प्लस m2 15 इंटू कितना हो गया ये v2, ओके। चलिए सो v2 इज इक्वल टू 40 इंटू 50 डिवाइड बाय 15, कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल किया, 3 है, ये 10 है। सो v2 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 400 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। सो v2 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 को 4 को कैंसिल कर देंगे, 4 में 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, ये 10 हो गया, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम, ओके, और 0.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे सेकंड फ्रेगमेंट की क्या आएगी, स्पीड यहां से मिल जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.3 किलोग्राम, एक बुलेट का मास हमारे पास है 0.03 किलोग्राम, फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ मास 100 kg, एक गन है जिसका मास है 100 किलोग्राम, उस गन से इसको फायर किया गया है। इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकंड, जहां से बुलेट निकल रहा है मजल स्पीड, वहां से बुलेट के पास स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो गन का रिकॉइल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और गन का रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल M ना। बुलेट का मास
0.03 किलोग्राम इंटू स्पीड बुलेट का कितना है 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन है 100 kg, ये दोनों कैंसिल, कितना मिला रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन 0.03 मीटर पर सेकंड। ओके 100 से 100 कैंसिल, 0.03 मीटर पर सेकंड से बुलेट कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, और यही इसका रिकॉइल वेलोसिटी होगा। ये माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया। बुलेट अगर फॉरवर्ड जाती है तो गन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने एक साइन माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉम्ब ऑफ मास 50 kg मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एक बॉम्ब का मास 50 किलोग्राम है, मूव करता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट, और 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है। एक अगर M1 है तो दूसरा कौन हो गया M2। वन ऑफ द फ्रेगमेंट कम्स टू रेस्ट, एक इसमें से क्या हो गया रेस्ट में आ गया, मतलब किसी एक की वेलोसिटी कितनी हो गई 0 ना। M1 मास वाले की मान लेते हैं कि वो कहां आ गया रेस्ट में। एंड अदर कंटिन्यू मूव विथ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा वाला है वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। फाइंड द मासेस ऑफ द 2 फ्रेगमेंट, तो दोनों फ्रेगमेंट के मासेस हमको M1 और M2 यहां से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो बॉम्ब था 50 kg का, उसी के 2 पार्ट बने हैं, एक M1 वाला और एक M2 वाला। इसका मतलब है कि M1 को हम M2 से ऐड करेंगे तो टोटल हमको कितना मिलना है 50। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, कहीं इसकी हेल्प लग सकती है हमें। चलो अब लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो बॉम्ब जब 50 kg का था उस समय मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी होगा। अब टूट के 2 टुकड़ों में बटा है, तो बाद का मोमेंटम कितना, पहले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम। सो टोटल मास कितना है इसका 50 किलोग्राम। ये 50 इंटू स्पीड कितनी है इसकी 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू पहले का मास कितना नहीं मालूम M1 है, प्लस उसकी स्पीड कितनी, तो एक तो रुक जाता है कुछ डिस्टेंस चल के, तो इसकी जो वेलोसिटी हमको मिलेगी वो 0 मिलेगी, प्लस सेकंड का मास M2 है, स्पीड है उसकी कितनी, वो अभी भी ट्रेवल कर रहा है 60 की स्पीड से, तो इंटू 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1500 इज इक्वल टू 60 M2, 0 से 0 कैंसिल। ओके 6 से इसको कैंसिल किया तो 6 से कैंसिल करेंगे इसको तो 6 टू 12, 3 बच रहे हैं 30, 6 5 जा आ गया। सो M2 मास इज इक्वल टू 25 किलोग्राम। सो M1 कितना यहाँ रख देते हैं, तो वो M1 इक्वल टू भी कितना मिला आपको 25 किलोग्राम। दोनों के मास कैसे हैं 25, जो कि मास कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है, क्योंकि टकराने के पहले दोनों का मास कितना था 50 kg, और जब वो टूटे तो भी मास कितना है 50 kg। 50 पहले था और 50 कोलिजन के बाद भी आपको यहाँ से मिल रहा है, तो ये मास भी कैसा है इसका कंजर्व्ड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर इतने ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा हमारा फ्रिक्शन, जहां हम जानेंगे कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर स्लाइड होती है तो एक फोर्स जनरेट होती है कांटेक्ट ऑफ सरफेस के बीच, जो कि अपोजिट होती है इंटेंशन ऑफ मोशन की। और जानेंगे इसके बारे में ये क्या क्या हमको सिखाता है। फ्रिक्शन के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें।